नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के नए इलेक्शन कैंपेनर हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि भारत में 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम भारत में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इन लोगों को साथ लाना, यानी कि वो लोग जो प्रभावित कर सकते हैं दूसरे लोगों को सोशल मीडिया पे, उन्हें साथ लाना, जो जनता से हर दिन सीधा संपर्क करते हैं। चुनावी पार्टियां उन्हें अपने खेमे में लेने की कोशिश में हैं। कई राजनीतिक पार्टियां हजारों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को चुनाव के पहले अपने साथ ला रही हैं ताकि युवा और हमेशा ऑनलाइन रहने वाले युवाओं तक पहुंचा जा सके। कह सकते हैं कि यंग एंड फॉरएवर ऑनलाइन जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका है। तो चुनाव के ये नए प्रचारक हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और एक ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएं कि 2024 की जो आम चुनाव हैं उनमें इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जो सियासी दल हैं वो बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं इनका। बीजेपी ने इनके साथ बैठकें की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी कई इन्फ्लुएंसर्स थे। अशोक गहलोत की जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता में कई इन्फ्लुएंसर्स थे। एक दूसरे ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उनकी क्या गाइडलाइंस हैं इन लोगों को लेकर। तो ये कहा गया है कि कंटेंट को सार्वजनिक करने से पहले प्रमाण पत्र जरूरी है। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के खर्च का ब्यौरा रखना जरूरी है। इसका खर्च उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे में शामिल होगा। इन विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा रखना होगा। तो इन्फ्लुएंसर्स की चुनाव पर जो है वो चुनाव आयोग की नज़र है। राजनीतिक संदेशों की भी जवाबदेही होगी। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार होता है। इसमें लगभग 300 इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनके प्लेटफॉर्म पर नज़र रख रहा है इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज हम लोग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ही बात कर रहे हैं कि ये आपको कितना प्रभावित करते हैं, किन लोगों की बात लोग मान लेते हैं, क्या असली कैंपेन अब ऑनलाइन है, कितनी फीसदी जनता तक ये पहुंच पाते हैं, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है यानी कि आचार संहिता वो किस तरह से इन पे लागू होगा, कितना मुश्किल या कितना आसान है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। तो इसमें बातचीत के लिए जाहिर है कि हमारे साथ कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, पर आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जुड़ रही हैं, नीरज मिश्रा हैं कांग्रेस प्रवक्ता, महेंद्र सिंह हैं जो फाउंडर हैं आपका रिपोर्टर के, और हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है इनका। हरीश चंद्र बर्णवाल हैं जो उपाध्यक्ष हैं ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगेन आपका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। और मनीषा प्रेम जी को आप सब जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं कि इस चुनाव में क्या फ़र्क दिख रहा है हमें इस नए मोड ऑफ कैंपेन से। हरीश जी, आपसे शुरुआत करूँ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप मानते हैं अपने आप को? किस हद तक इन्फ्लुएंस कर पाते हैं आप लोग, और किसको कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कितनी फॉलोइंग होती है? नगमा जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अभी आपसे बातचीत हो रही थी कि ये कब से शुरू हुआ। तो 2014 और 2019 में तो मैंने YouTube में इतना अधिक वो नहीं देखा प्रभाव जी। लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो बनाता था। अचानक 2022 में पहली बार ऐसा मुझे लगा कि जो मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे दिख नहीं रहा। तो एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि कितना प्रभाव पड़ता है। फिर 2022 में जनवरी महीने में मैंने एक कोशिश ये शुरू की कि 2004, 2009, 2014, 2019 इन सभी चुनावों में नेताओं के पुराने बयान को खंगालूं। बड़ी मेहनत की। फिर वो सारे बयान छोटे छोटे निकाल करके और मैंने दिखाना शुरू किया। और आप यकीन मानिए, मतलब एक साल के अंदर 4-5 लाख सब्सक्राइबर, ढेर सारे व्यूज और तमाम चीजें। तो इसका इतना बड़ा असर है इस समय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। मतलब आप ये मान कर चलिए कि इस समय जो चुनाव चल रहा है उसमें इनकी सबसे बड़ी भूमिका, अगर ना भी कहें तो बहुत बड़ी भूमिका है। और मतलब इसका काफी अहम है ये, इनको आप नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर तो सकते। कितनी बड़ी जनता को आप प्रभावित कर पा रहे हैं? भारत में इंटरनेट यूजर्स बहुत हैं, 800 मिलियन अगर हम ये माने तो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम, आप लोगों का मेन मोड क्या है? यूट्यूब ही होता है 100%। यूट्यूब, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, लेकिन यूट्यूब आप एक किस तरीके से प्लेटफॉर्म मान सकते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। फेसबुक में तो दिखता है बट यूट्यूब में एक कंसिस्टेंसी फिर भी बनी हुई है। और इसका असर इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर हमारे वीडियोस करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं और इसकी रीच बहुत है। तो फिर ऐसे में तो तमाम पार्टियां आपको अपने साथ लाना चाहती होंगी।
हाँ, आप निश्चित रूप करोड़ों से लोगों तक पहुंच रहे हैं तो लोगों के आपके लिए कितना संपर्क तो मुश्किल है ये डिसाइड करना कहाँ जाएं हम। नहीं, देखिए वो तो हर इंसान की एक सोच होती है कि मैं क्यों कर रहा आइडियोलॉजी हूं। अपनी जो होगी वैसे 100% तय करते हैं। उसमें महेंद्र ये जी, आप इन्फ्लुएंसर्स मतलब वो कितने लोगों तक पहुंच होती है जब आपको पॉलिटिकल पार्टीज, यानी आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्रिप्शंस कितने हो जाते हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों तक आने लग जाती हैं देख करके आप बहुत लोगों तक असर डाल रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो नहीं, देखिए कम्युनिकेशन टूल ही है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अलग अलग जरिए पहले होते थे। अगर चुनावी कैंपेन करना है आपको, रैली है, फिर मीडिया, अखबार, बहुत सारी चीज़ें उसमें आई हैं, वेबसाइट्स वगैरह आई हैं। अब आपका ये आ गया इन्फ्लुएंसर्स, एक टर्म अब बना दी गई है। हाँ, तो इन्फ्लुएंसर्स जो है यानी जो प्रभाव डाल रहे हैं लोगों पर। आप मोबाइल को अगर इग्नोर कर सकते हो तो फिर आप इनको भी कर सकते हो, लेकिन मोबाइल को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और मोबाइल के ऊपर उंगली हमेशा इस तरीके से चलती रहती है। तो वो जो टर्म है उसका इस्तेमाल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, जिसकी कैटेगरी में हम लोगों को भी डाल दिया गया है। अब क्या है कि पहले एक टर्म था कि भाई आप मीडिया को इंगेज कर लो तो आपका काम चल जाएगा, कि भी आपको कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल है। लेकिन अब मीडिया से, आपके टेलीविजन से बाहर मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मोबाइल इंटरनेट भी सस्ता है, एक्सेस भी है। अब गांव में जिन लोगों को शायद पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं की, वो भी अपना यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो लगा के वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ। और एक टाइप का, जैसे आपने कंटेंट कोई भी सब्सक्राइब कर लिया है, कोई एक टाइप की वीडियो देख ली, तो फिर उस तरीके की वीडियो आपके उसमें चलती रहती हैं। तो इस तरीके से फिर आपका क्योंकि हर जगह पे आपको एफएम के ऊपर भी आना है जब आपको कम्युनिकेट करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, आपको टेलीविजन के ऊपर भी आना है, और फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं। और वो जनरेशन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करनी है हर पार्टी को, क्योंकि एक उम्र के बाद पक जाती है आपकी आइडियोलॉजी, लेकिन जो जनरेशन नहीं, जिसकी आइडियोलॉजी पकी है, उन तक पहुंचने के लिए आपको ये इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए कोलैबोरेशन तो वही जो युवा हैं और जो फॉरएवर ऑनलाइन हैं। जी 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 तो उनको, उनके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मनीषा जी, अब ये इनको इस्तेमाल तो कर ही रही हैं। अब मैं वापस आऊंगी आप दोनों के पास कम से कम, क्योंकि आप दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को, पर ये एक नया फिनोमेना है जो इस चुनाव में नजर आएगा, इस जनरल इलेक्शन में। बीच में बहुत चुनाव हुए, उनमें इस्तेमाल इसका हुआ होगा, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, और अब जनरल इलेक्शन में ये नया मोड ऑफ कैंपेन, आप कैसे देख रही हैं इसको मनीषा जी? इस युवा वर्ग को, जो नई पीढ़ी है, इसको अच्छा कंटेंट चाहिए, और अच्छे कंटेंट के लिए ये किसी हद तक जा सकता है। जैसे हम एक कैटरपिलर की उपाधि इस जनरेशन को देते हैं, और वो ऑनलाइन क्यों चाट फिरता है, क्योंकि उसको दिखता है कि एक स्थूल की तरह टेलीविजन पर आप वन साइड बीमिंग दे रहे हैं, यहाँ पे वो ये भी वो भी सब कुछ देख के हमारे रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में वो क्रॉस टैब करता है। तो वो काम जो अच्छे एडिटर्स का काम होना चाहिए था कि पन्ना दर पन्ना वो कैंची कतरते और ये करते, तो जब इनको जेरा नहीं दिखता है स्थूल काय मीडिया में, तब वो इन्फ्लुएंसर की तरफ मुड़ते हैं। तो यहाँ जो यूज़र है वो स्थूल नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो किसी भी तरह का, लोग कहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देखती हूँ वो गार्बेज खाने के लिए तैयार नहीं है। वो गार्बेज का अट्टाहास हंसता है, टिटोली करता है, उसके अपने ओपिनियंस जो हैं वो बनते हैं। तो जहाँ तक एक बात की सोशल मीडिया का बहुत महत्व है, दूसरी बात ये भी है कि भाषाई विविधता इस देश की अनंत है। और मैं जहाँ तक देखती हूँ कर्नाटक के चुनाव में देख करके कि किस तरह से एक भूखंड में, भारत की एक भूधरा में सोशल मीडिया ने एक टर्न ले लिया था, तो आप ये देखिए कि एक पूरी धारा राष्ट्रीय जो थी वो एक तरह से चल रही थी, लेकिन एक स्थानीय संवाद जो था वो अपनी भाषा, अपनी मुद्दों पे हो रहा था। तो मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया सर्वे सर्वा नहीं है, लेकिन एक स्थानीय संवाद, अपनी भाषा, अपनी अस्मिता के इर्द गिर्द, उसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप एक डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं। आप भारतीय भी हैं और ग्लोबलाइजेशन का ये युग है, बहुत सारी हमारा युवा वर्ग जो है वो कई देशों में चला जाता है, ऐसे ऐसे देश जहाँ हम सोचते भी नहीं, हम केवल अमेरिका, इंग्लैंड सोचते हैं, अनेक देशों में जाता है। इस जरिए से वो बिल्कुल स्थानीय से हमेशा जुड़ा रहता है। तो अखबार में क्या था कि अखबार में सिटी पेज, मेट्रो पेज, उसको कोई बताता ही नहीं कि आखिर कैराना में क्या हो गया, या आज नवादा की रैली में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। तो जो एक लोकल की चाहत है, जैसे गुमला जैसे जगह में 2014 में मुझे याद है, जिस दिन प्रधानमंत्री अब हुए वो, उन्होंने जब कैंपेन किया नरेंद्र मोदी ने, गुमला में एक स्थानीय बंद अनाउंस था,
और 2 बजे दिन में सडनली बंदी के बावजूद भी प्रधानमंत्री के भीड़ में, तब नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, जब भीड़ उमड़ी मैंने उस दिन कहा कि ये चुनाव जो है एक तरफा जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं एकदम से स्थानीय जो है, जो आपको लोकल, और उस अखबार को हम तो बहुत बड़े पाखंडी लोग हैं, दिल्ली में छपा तो बढ़िया, बंबई में छपा तो बढ़िया, न्यूयॉर्क में तो और अच्छा, तो आखिर गुमला वाला बोलेगा कहाँ? तो नीचे की आवाज जो है वो कहाँ आती है, और एक तरह से उसको आप नीचा नहीं दिखा पाते। अब दरभंगा का अपना न्यूज है, गुमला का अपना है, नवादा का अपना है, तो कर्नाटक का कम से अपना है, कम आप धारावी ये कहें कि अपनी सोचती है। जी जी, जो स्थानीय जो लोकल इश्यूज हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत प्लेटफॉर्म ये हो important गया और है। उसको आवाज भी दी गई है। तो ये दो तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, ये एक नेशनल लेवल पे भी आप लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, दूसरे की जो लोकल इश्यूज हैं ग्राउंड लेवल पे छोटी छोटी जगहों, मनीषा जी ने गुमला की बात की, झारखंड में जगह है, इस तरह की बहुत सारी छोटी जगहों पे लोकल इश्यूज भी। तो जब आप लोग देखते हैं, आचार्य जी आपसे शुरू करूं, कि इन्फ्लुएंसर्स को रोपन करना इस जनरल इलेक्शंस में कितना उस पे फोकस है, मतलब कितना बड़ा हिस्सा है वो आपकी पोल स्ट्रैटेजी का? बिल्कुल। थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। पिछले अगर हम 10 साल में इलेक्शन कैंपेनिंग के तरीके को एनालाइज करें और 10 साल पीछे जाएं, तो एक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हर 5 साल में कुछ बदल जाता है। हर 5 साल में आपको एक नया, एक इनोवेटिव तरीका जनता तक पहुंचने के लिए ढूंढना पड़ता है। एक समय था जब अगर अखबार में आपका फोटो छप रहा है, आपके बारे में एक आर्टिकल आ रहा है, वो बहुत होता था कम्युनिकेशन के लिए भाषण दिए जाते थे, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी और उसमें जो स्पीच सुन ली जाती थी बस वही कम्युनिकेशन होता था। आज के समय में मुझे 2 चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं। एक तो हमारा देश युवा है और दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या का हमारा देश है। इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है और इंटरनेट डेटा का जो प्राइस है वो बहुत सस्ता है, इट्स अमंग्स द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। एक मुझे ज़रूरत और लगती है युवाओं की, 2 वे कम्युनिकेशन की, जन भागीदारी की, अपना ओपिनियन भी सामने से देने की। तो बाकी जो सारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे, चाहे अखबार पढ़ना हो या टीवी देखना हो या भाषण सुनना हो, वो सारा 1 वे कम्युनिकेशन होता था। आज सोशल मीडिया की वजह से आप बड़े से बड़े नेता के पोस्ट के नीचे अपना कमेंट लिख सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई कमेंट भी वायरल हो जाता है और इस वायरेबिलिटी की नीड की वजह से, एक वैलिडेशन की नीड की वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जगह बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, डेटा कंजम्पशन, आप लोगों की कैंपेन, जैसे बीजेपी की कैंपेन स्ट्रेटजी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस बार, खास करके जनरल इलेक्शंस में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक नया नीश, एक प्रोफेशनल नीश उठकर आया है और इसको टैप इन करना ही चाहिए। बीजेपी ने इसमें, बीजेपी के पास हमेशा से एज रहा है, इन्होंने सबसे पहले इसको टैप किया और ज्यादा अच्छी तरह से किया। कांग्रेस भी अब साथ आ रही है। आप लोगों के लिए कितना मतलब हमने रैलीज में देखा, हमने वो भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा कि काफ़ी चीज़ें जो ऐसे नहीं पहुंचती, वो सोशल मीडिया पे बहुत आती, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, पर अब इलेक्शन में अपनी बात पहुंचाने के लिए युवाओं को, जैसा चारू कह रही हैं कि 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ वीडियोस आते हैं, लोग रिएक्ट भी करते हैं उस पर। कांग्रेस क्या इस पर टैप इन कर रही, कितना कर रही है? क्योंकि अलग अलग खेमे बटे हुए हैं, कौन बीजेपी के साथ है, कौन क्या है, फॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं पार्टीज की। नगमा जी देखिए, ये शुरू से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की लड़ाई रही है। एक ये नया डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए अब लोगों के पास आ गया है, क्योंकि हम लोग तो राजीव जी के कंप्यूटर क्रांति के दौर के बाद के लोग हैं। तो हमने देखा है कि किस तरीके से जो लेगेसी मीडिया है उसने अपना एकदम चढ़ाव देखा और कैसे आज की स्थिति में कहीं ना कहीं वो एक टसल जो शुरू हो गया है क्रेडिबिलिटी को लेके, उसकी वजह ये भी है कि सोशल मीडिया ने उस स्पेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज जब हम लोग भारत जोड़ो यात्रा जैसी कोई यात्रा निकालते हैं जो 4000 किलोमीटर चली, 6 महीने सड़कों पर रहे, और उसको हमने अगर लेगेसी मीडिया के न्यूज रूम्स में कम देखा, जितना बड़ा वो आंदोलन था कि लाखों लोग एक नेता के साथ सड़क पर चल रहे थे, उतना वो शायद न्यूज साइकिल्स में नहीं दिख रहा था। तो ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम जो न्यू एज मीडिया है, इसके साथ वो निकल कर आया और उसने हम लोगों को ये तो समझा ही दिया कि आज अगर आप कोई बात देश के किसी कोने में रखेंगे, वो किसी ना किसी माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन पर होगी। और इसको आज राजनीतिक दलों ने समझ लिया है कि आपको इसको नया प्रचार का माध्यम बनाना होगा। यही वजह है कल रात को 12:30 बजे हैदराबाद में रैली ख़त्म करने के बाद राहुल गांधी जी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग को किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो को जनता के बीच में लेके जाना है।
तो ये जो एक नया क्राइसिस कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नया चैनल है, इसके ऊपर हर राजनीतिक दल काम कर रहा है। कांग्रेस उसमें अब अग्रसर है, क्योंकि आप अगर पिछले साल भर का डेटा पॉइंट देखें तो भाजपा और कांग्रेस में अगर 1-to-1 कंपैरिजन हो तो भाजपा आज हम लोगों से लगभग 1.5 गुना पीछे है। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आप चाहे वो किसी ट्विटर पोल को देखिए। और ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, दो तरह की चीजें, या तो आपके नेता वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, दूसरे एक है कि आप इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल कर रहे हो। तो इन्फ्लुएंसर्स को भी जोड़ा गया है आप लोगों की तरफ से भी इस बार इलेक्शन में? नगमा जी, हम लोग कौन से इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ हैं? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो विचारों की लड़ाई है। सोशल मीडिया का प्रभाव कितना है, और जो हमारा पारंपरिक तरीका है कैंपेन का वो अपनी जगह बना हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया भी असर डाल रहा है, ये बहस जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। बहुत सारे यंग 20 ईयर ओल्ड 22 साल 21 साल की लड़कियां, एक चांदनी भगत का मैंने नाम देखा कि वो रिलीजियस गाने गाती रहीं और उसके बाद वो अपने वीडियो में राजनीति की भी बातें कर रही हैं। 2 लाख से ज्यादा उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। तो ये पता है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, आप दोनों तरफ तो नहीं करेंगे, किसी एक के लिए करेंगे, राइट? तो इसमें किस तरह से ये होता है, मतलब आप अपने आप करने लग जाते हैं अपनी आइडियोलॉजी के लिए, या अब जाके एक कुछ फॉर्मलाइज भी हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा? मैं इस बात का जवाब दूं, एक थोड़ा सा नीरज जी की बात पर भी कहना चाहूंगा जी। कि नीरज जी ने कहा कि हम 1.5 गुना ज्यादा हो गए हैं कांग्रेस और में, चारू जी मना कर रही हैं या कुछ बताएंगी वो। मैं एक बात पर तो सहमत हूं बिल्कुल इनसे कि YouTube में कम से कम जो इनका इकोसिस्टम है या इनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके वीडियो तो बड़े चल रहे हैं। अब चाहे जो भी वजह हो, बाकी दूसरा इकोसिस्टम है वो कम चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो 3 राज्यों में जो नतीजे आए उसमें उन यूट्यूबर्स का बड़ा योगदान है। अच्छा। क्योंकि वो बैठे रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो बैठ करके वीडियो बनाते हैं और वहीं से अपनी बात बताते हैं। अब इस इकोसिस्टम में ये दिक्कत हुई कि इन लोगों ने वहीं से अपना पैमाना बना लिया कि हम सारे राज्यों में जीत रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान भी होता है कई बार कि आपको लगता है कि हमारे जो 10, 15 या 50 यूट्यूबर्स हैं, अच्छा उनका असर तो होता ही है, निश्चित रूप से होता है। अब आप देखिए, एक बात कहने के लिए कि इस समय मेरा ये मानना है कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नेता है वही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर व्हाट्सएप का चैनल बनाते हैं तो 1,42 लाख और राहुल गांधी के 58 लाख है। तो आप समझिए इस समय सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर तो वही हो गए। और मैं कांग्रेस के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स का प्रचार नज़र आता है और नेता भी बोलते हुए दिखते हैं। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा असर है और इकोसिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ अगर उसी पर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसका बड़ा नुकसान भी होता है। और ये 3 राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसका असर भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, हमने सही कहा कि बहुत नेता भी इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनको रोप इन किया जा रहा है, जैसे मैंने देखा कि 2023 में स्वच्छता ही सेवा में शामिल रहे अंकित बयानपुरिया। हाँ, तो ये क्या हैं? ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। पीएम ने इनकी तस्वीर साझा की, तो प्रधानमंत्री तस्वीर साझा कर रहे हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उनका जो दायरा है वो बढ़ जाता है, इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है। तो चाहे वो फिटनेस के लोग हों, चाहे वो फूड ब्लॉगर हों, चाहे वो ट्रैवल ब्लॉगर हों, इन तमाम लोगों को भी तो रोप इन किया जा रहा है। वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हों, पर अलग अलग खेमे से आ रहे हैं। और कहने का मतलब है कि जो नेता हैं वो तो कर ही रहे हैं अपने वीडियोस पोस्ट, पर जो बाकी जनता है जो अलग अलग काम कर रहे हैं सेक्टर्स में, उनको भी तो जोड़ा जा रहा है काफ़ी हद तक। और उन लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? आप जी, मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस इन्फ्लुएंसर टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो असली इन्फ्लुएंसर्स यही हैं जो पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करते, पॉलिटिकल कंटेंट कर रहे नहीं हैं बनाते। अब अपने इसमें, लेकिन जब ये कोलैबोरेशन होता है पॉलिटिक्स के साथ, तो उनकी ऑडियंस सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। जी, बाकी जो लोग ऑलरेडी आपका चैनल ही पॉलिटिकल है, आप पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं,
उसमें क्या है बाइनरी कि वो ऑलरेडी बट जाते कि पता है महेंद्र का कंटेंट भी एंटी मोदी आएगा, ठीक है, तो वो मेरी ऑडियंस फिक्स है। शायद ही मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं कि भाई साहब मैं तो पहले तो समर्थक था, आपकी वीडियो देखने के बाद मैं बन गया। ये हमारे चैनल्स में बहुत कम स्कोप है। लेकिन वो जो कोई मतलब हेल्थ की वीडियो डालता है, कोई आरती गाता है, कोई आर्टिस्ट और तरीके का वर्क करता है, वहां पर अगर कोई पॉलिटिकल कंटेंट आता है तो इन्फ्लुएंसर तो है वो। लेकिन इस टर्म को अगर हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉड करें, ये ना थोड़ा सा ये हुआ था कि जैसे मैं हरियाणा का ही एग्जांपल लूं कि ये कम्युनिकेशन ऐसा हो गया है कि अब हरियाणा में जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं कुछ भी, तो जो लोकल चैनल्स हैं उनकी बजाय जो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनको ज्यादा पार्टीज एंटरटेन करती हैं, उनकी व्यूअरशिप भी ज्यादा है। रीजनल चैनल्स को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। इससे एक और फायदा हुआ है, ये बहुत पहले से जुड़ेगी बात, जब हमारे संविधान में ये बात चली थी कि भी क्या हमारे देश में प्रेस को अलग से कोई अधिकार, कोई आज़ादी मिले, तो उस टाइम पे हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि नहीं, 1 इंच 1 मिलीमीटर नहीं, जो नागरिक के पास अधिकार होगा वो ही हर प्रेस के पास अधिकार होगा। अब ये जो सोशल मीडिया की जर्नलिज्म शुरू हुई है, इसको इन्फ्लुएंसर का नाम दे दीजिए, ये प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार बन जाता है और अपने इलाके की अपनी बात फटाक से करना अपनी शुरू कर देता है। ये कब समझ में आ जाता है कि आप एक बड़े हिस्से को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं और आपको लोग आपके साथ जुड़ेंगे? कुछ थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, कैसे? तो मैम इधर का है ना, कुछ लोग तो 100 सब्सक्राइबर होने के बाद भी सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर हैं आप। हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर समझने लग जाते हैं। कुछ लोग मिलियंस के बाद भी अपने आप को मानते नहीं है। हाँ, कुछ जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, इस तरह के लोग भी अब वो पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बना रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं बातों में अगर वो कुछ इन्फ्लुएंस करें, लाइकेबिलिटी दिखती है, तो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत पॉसिबल है कि आप उनकी बातों से प्रभावित ज्यादा हो, बजाय इसके जैसा इन्होंने कहा कि कोई एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो। वैसा जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली। और तो मुझे उन लोगों को भी पार्टीज ओपन कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स का एक यूएसपी ये होता है कि वो न्यूट्रल वॉइस है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो माना जाएगा कि चारू जो भी बोल रही है वो भाजपा का पक्ष ही रखने वाली है, क्योंकि भाजपा की कार्यकर्ता है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर कांग्रेस। फॉर एन इन्फ्लुएंसर इट इज बिलीव्ड दैट आप जैसी दुनिया देख रहे हो उस तरीके से प्रेजेंट करोगे। आप तो यहाँ पर एक यंग जनरेशन बैठी हुई है जिसको हम कह रहे हैं कि युवा एंड फॉरएवर ऑनलाइन। उस जनरेशन के लिए आप लोग जो एक मोड ऑफ कैंपेन पहले था कि नेताओं के भाषण सुनकर कितना प्रभावित होते हैं, और जो दूसरे आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस इसमें? आप बोलना चाह रहे हैं, माइक है। मेरा एक सवाल है मनीषा मैम से। मैम मेरा सवाल ये है कि संविधान की मुख्य धारा में उल्लेखित निजता का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मॉनिटरिंग और निगरानी किस प्रकार से की जा सकती है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग इसको किस प्रकार से सुनिश्चित करेगा? बिल्कुल, हम इस मुद्दे पर बिल्कुल आ रहे हैं अभी कि किस तरह से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो होगा इनके ऊपर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे कितनी नजर रख रहा है इलेक्शन कमीशन, तो ये इस पर हम आएंगे। उसके और किसी का कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ? या मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो इन्फ्लुएंसर्स को आप लोग फॉलो करते हैं? आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हैं? यस मैम। इंस्टाग्राम पे? यस मैम। ओके, तो कैसे, कितना आप लोग प्रभावित होते हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, और इलेक्शंस में भी क्या आप बात उन लोगों की सुन रही हैं? मैम हम जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, क्या होता है कि वैसा ही अलॉग्रिदम सेट हो जाता है। तो अगर हम किसी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लेते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करें या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर हमें सारे इन्फ्लुएंसर्स वैसे ही दिखते रहते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप दूसरे को भी फॉलो करेंगी, फिर आप अपना मन कैसे बनाती हैं कि किन की बात सुने, या सब कुछ देखेंगी फिर? मैम फिर इसमें क्या होता है कि एलॉग्रिदम ही ऐसा सेट हो जाता है, हमें दिखते ही वैसे सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो इसमें एलॉग्रिदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर हमारे माइंड में, क्योंकि हमें एक ही साइड की स्टोरी दिख रही है, तो हमें लगता है कि ये जो हो रहा है यही देश में हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। और आप में से कोई और जिस बार वोट देंगे पहली दफा, या अदरवाइज भी किस? मैम जी मैम, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए, बट मैम अगर हम लोकल लेवल पे देखें, स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनके कार्यशैली पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर वो काम अच्छा करते हैं तभी दूसरी दफ़ा वो निर्वाचित होते हैं, अगर वो काम सही ढंग से नहीं करते हैं तो दूसरी दफ़ा निर्वाचित नहीं हो पाते हैं। तो सोशल मीडिया का प्रभाव है, पर उन क्षेत्रों में नहीं है जहाँ जो बहुत रिमोट एरियाज है या ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी
काम के आधार पे वोट देते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि ने कितना काम किया है वो साफ और दिखता है उनको कि क्या उम्मीदों काम पे किया खरा और क्या उतरे नहीं। या नहीं। ठीक, जो एक सबसे पहले सवाल पूछा था ना, वो मोड ऑफ कंडक्ट का, मनीषा जी ये एक नया पूरा एक एवेन्यू खुला है, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की भी नजर है, पर इसकी मॉनिटरिंग कितनी मुश्किल होगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम बहुत मुश्किल है। अभी मैं सुन रही थी, और ये जनरेशनल शिफ्ट है। एक ने उसको लॉगरिदम बोला, एक ने एल्गोरिदम बोला। एक्चुअली इट्स एल्गोरिदम। 80 के दशक में मेरी उम्र जब आपके बराबर थी, तो हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में भी पकड़ पकड़ के बड़े बड़े नेताओं को लाया जाता था और कहा जाता था कि ये न्यूट्रल, तब राजीव गांधी जस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, एंड आई रिमेंबर दैट मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम सब आए, बहुत बढ़िया भाषण दिया। और मैं पीछे बैठी रही, और चिदम्बरम साहब जब जा रहे थे तो मैंने उनको कहा कि आपका भाषण अच्छा था, पर मैं कांग्रेस को वोट नहीं देने वाली। वो घूम के पीछे आके और वो सब छोड़ छाड़ के और वो पूछ रहे थे कि अच्छा ऐसा क्यों होने वाला है। लेकिन यही वो दशक था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहली पीएचडीज हो रही थी। तो मुश्किल क्या बात है कि आपका दिमाग जो है जब बनता है, तो आपका दिमाग, जिसको हिंदी में या उर्दू में जिरह कहते हैं, डायलॉग का मतलब आप वाद विवाद चाहते हैं। और सोशल इन्फ्लुएंसर आपके पास कैसे आता है? आप उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। आप जितना उसकी बात सुनते हैं, उतना उसने कपड़ा क्या पहना, मेकअप क्या किया, वगैरह वगैरह। आज फलां हीरोइन का बेटा जो है पहले दिन आज स्कूल गया और उसकी आया कैसी दिखी, किस गाड़ी में गया। तो हमारी भाषा में इसको कहते हैं सावधान 22 पसेरी। तो आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन को फिर आप क्या चाहते हैं? कि वो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एक यूनिट बन जाए और वो क्या मॉनिटर करे? कई बार तो वो आपको एक कनखी मार के इशारा कर दिया उसने पॉलिटिकल कोई। और कैंपेनिंग कब बंद होनी चाहिए? चुनाव के 48 घंटे पहले आपको दिमाग। तो एक तरह से सोशल मीडिया या सोशल इन्फ्लुएंसर्स पर इलेक्शन कमीशन की निगरानी रखना जो है वो मोटे मुद्दों पे रख सकती है। सोशल मीडिया है, लेकिन हमारे नागरिक में राजनीतिक तर्क बरकरार है, और मैं जानती हूँ कि हमारा युवा वर्ग जो है बिना दिमाग का वर्ग नहीं है। उसको जो गाजर मूली खिलाओगे वो खा लेगा, वो बहस करेगा, लेकिन उसका बहस यहाँ होगा, और इसकी निगरानी संस्था नहीं कर सकती। तो सोशल मीडिया को नियंत्रित करना कितनी बड़ी चुनौती होगी इलेक्शन कमीशन के लिए? ये बातचीत जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। जैसा आपने कहा ना कि अगर आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होने लगे कि कैसे कपड़े पहने, मेकअप लगाए, बच्चा स्कूल जा रहा है, आप बड़ी कोई मशहूर हस्ती हैं और आपने जो कह दिया वो हम मान लें, तो ये नहीं, तर्क वाद विवाद ये ज़रूरी है, किसी से भी आप इन्फ्लुएंस हो। वैसे भी इलेक्शन कमीशन का काम तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है, पर आप तमाम लोगों के प्लेटफॉर्म्स पर ईसी की नज़र है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जो कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि 300 इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म पर नज़र रखी जा रही है, राजनीतिक विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश हैं, पर काम काफ़ी मुश्किल है इलेक्शन कमीशन का। कैसे? 100%। मतलब आप समझिए कि जिसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रही हैं जी, एक टर्म हम जानते हैं 2 दशक पत्रकारिता करने के बाद, एक नेबरहुड जर्नलिज्म की बात होती थी कि आपका पड़ोसी भी पत्रकार है। अब कोई भी आदमी जो खबरों को आसपास देखता है, अगर वो फेसबुक, ट्विटर या कहीं पे भी डालता है और किसी को भी प्रभावित करता है, तो वो पत्रकार भी हो गया और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो गया। बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको कंटेंट जब वो पब्लिक करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। इस तरह की भी बातें हैं कि विज्ञापनों के जो खर्च हैं आपके, उसका भी ब्यौरा देना होगा। तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह की गाइडलाइंस भी दी गई हैं इसी के जरिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि हम लोग तो वीडियो बनाते हैं और कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक जगह ऐसा लगा कि गाइडलाइंस की वजह से कुछ मांगा जा रहा है। जैसे मैंने एक म्यूजिक का चैनल बनाया यूट्यूब पर ही, तो हमने थोड़े धार्मिक गाने अपने बनाए, होली, दिवाली, इस तरीके से, वो तो ठीक था। लेकिन जैसे ही किसी वीडियो पर किसी पॉलिटिकल लीडर का चेहरा आ गया, तो उसमें मुझे यूट्यूब की तरफ से आया कि आपको इसके लिए लेना पड़ेगा। तो एनालिटिकल वीडियो में तो मुझे नहीं दिखा कि ऐसा कोई गाइडलाइन है। अच्छा। बट होना चाहिए, ये मैं मानता हूं कि ऐसा अगर हो तो बेहतर है। कुछ कंटेंट रेगुलेट करना जरूरी होगा इसके ऊपर भी। हो नहीं सकता ना ये, क्योंकि पहली बात तो अभी हम लोग तो ठीक है इन्फ्लुएंसर बोल के
डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कोई गाइडलाइंस बनाए तो पहले तो आपको इस टर्म को ही डिफाइन करना पड़ेगा। आप डेफिनेशन ही नहीं बिल्ड कर सकते इन्फ्लुएंसर की। और हाँ, बिल्कुल भी नहीं कर वही सकते। मैं आपसे बार-बार अब पूछ जैसे रही हूँ कि for कौन example, मेरा इन्फ्लुएंसर चैनल है? हाँ। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से आज़ाद हूँ अपनी ओपिनियन बोलने के लिए कि मैं तो फलाने को वोट दूंगा, मैं तो फलानी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। इलेक्शन कमीशन मुझे कैसे मना कर देगा? और दूसरा, अगर आपने फिर भी कोई बाइनरी ऐसी बना दी तो फिर बट नहीं, ये तो 50 तरीके ये हैं। मना हो सकता है ना, जैसा मनीषा जी बता रही हैं कि एक चुनाव वोट डालने के कुछ समय पहले तक आचार संहिता लागू हो जाती है ना, तो उस समय तक अगर आप वीडियो कंटेंट सोशल मीडिया पे लोग 300 तो है नहीं हमारे देश में, हाँ 3000 भी नहीं होंगे, हाँ। और ज्यादा होंगे, 3 लाख भी नहीं होंगे। कैसे डिफाइन करेंगे आप? और फिर उतने लोगों को कैसे आप लोग मॉनिटर करेंगे? और बहुत सारे लोग साड़ी तो पहन के आ गए, क्या करोगे? इसका एक नहीं, पैरेलल also ड्रॉ it's like किया जा thought सकता crime. है। आप किसी की सोच कैसे उसका रोक वो सकते हैं? पैरेलल ये है, जैसे आज फिन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो मार्केट की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन लोगों ने अपने कुछ कानून नियम दिए हैं कि आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसी एडवाइस नहीं देंगे जिससे किसी का नुकसान हो। तो ये मामला तो सेल्फ रेगुलेशन का होगा। इनको जर्नलिस्ट की टर्म से देखने लग जाते हैं कि भी आप तो अनबायस्ड होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। नहीं, ये है नहीं ना। आप उस बाइनरी में कैसे बांध सकते हो? वो आज़ाद हैं अपनी बिल्कुल ओपिनियन देने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी किसी लीडर को प्रेज करने के लिए, किसी पार्टी को बाइकआउट करने के लिए, उसकी बुराई करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन कैसे इस चीज़ को बांध सकता है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये हर नागरिक के पास एक अधिकार है, और ये बहुत पहले संविधान निर्माण के टाइम पे डिसाइड हो गया था कि ये तो सबको आपको देना ही पड़ेगा। एंड अब देखिए, इंटरनेट इज लाइक दिस वन बिग ब्लैक होल। आप इंटरनेट को जब तक बहुत माइन्यूटली मॉनिटर नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया को मॉनिटर नहीं कर सकते, और उस वजह से सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को मॉनिटर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। और जैसा मैं पहले कहने की कोशिश कर रही थी, कुछ कॉन्वर्सेशंस ऐसे होते हैं जो आप रोक नहीं सकते, और इट्स लाइक थॉट क्राइम कि मैंने ये सोचा, मैंने अपने खुद के पेज पर डाल दिया, मुझे कोई आके कैसे रोक सकता है? और एक बात और है, ज़रूरी नहीं है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत बड़े पेज का ही एडमिन हो, 2-4 लाख फॉलोअर्स ही हो। कभी कभी एक बहुत ही सामान्य सा सोशल मीडिया का यूज़र एक ऐसी पोस्ट डाल देता है या ऐसी बात लिख देता है जो लाखों में वायरल हो जाती है। तो वायरेबिलिटी इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। देखिए, एक बात हम लोगों को डिफाइन करनी बेहतर तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। जो नेता हैं, जैसे मोदी जी ने जो कहा वो सरकार ने कहा है, या मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये क्लियर होना चाहिए। मैं जो कह रही हूँ वो भाजपा की बात है या आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे यूजर्स हैं वो एक ग्रे स्पेस में ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं क्योंकि उनके पास एक सिंपल सा माइक है, वो अपने कॉलर पे लगा के बात कर सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, सटायर होता है, मीम्स होता है, जोक्स होता है। आप इन सारी चीजों को तो रेगुलेट कर ही नहीं सकते लीगल। मनीषा जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहती हूँ कि इस बार के चुनाव में कौन आपको आगे लग रहा है सोशल मीडिया में प्रचार के मामले में इन बड़ी पार्टियों में? और अब डिफाइन करना जरूरी भी होगा क्योंकि ये कौन है इन्फ्लुएंसर, कितना रेगुलेशन, कौन जर्नलिस्ट है, कौन ओपिनियंस सिर्फ देने वाले हैं, ये भी बहुत ही ग्रे एरिया है। देखिए, नहीं, कुछ इतना भी ग्रे नहीं है। और लोकतंत्र में हर वो समय जब चुनाव का ऐलान किया जाता है, उस समय संप्रभुता जो लोगों के घर जाती है। और मैं घूमना शुरू कर चुकी हूँ, और मुझे ये दिखता है कि कितना भी हम यहाँ ताल ठोक लें, आज के दिन लोकतंत्र और हमारी जनता जो है वो बहुत मजबूत है, वो मुद्दों पे जिरह कर रही है। वो सभी बातें जो यहाँ दिल्ली में हो रही हों, चाहे वो प्रचार में हो रही हों या रैलीज में हो रही हों, किस रैली में किस नेता ने किसको किसको राम राम की, किसको नमस्ते किया, स्टेज कैसा बना, फूल सजा कि नहीं सजा, माइक वाला ठीक था यहाँ स्पीच में, तो ये सभी बातें जो हैं वो चर्चा में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको बहुत मैं साधुवाद देती हूँ, बहुत ये करती हूँ, लेकिन जनता जो अपना मन बनाती है वो एक समग्र पोटली है। और ये आप नहीं कह सकते कि ये इन्फ्लुएंसर को सुन के और इसने ये कह दिया, ये पावलोवियन रिस्पांस नहीं है। और भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। सोशल मीडिया की इतना बड़ा वो है, ऐसा नहीं है। और नेताओं को दरवाजे दरवाजे तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि घर बैठ गए और हम ऑलरेडी जा रहे हैं। और ये बात अब होने लगी है कि जून की प्रचंड गर्मी जब आएगी, उस वक्त भी, और 2014 के चुनाव में 50 डिग्री सेल्सियस में मैंने छपरा की एक रैली देखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के,
और पेड़ों पे लोग चढ़े हुए थे मुखौटा लगा के, तो उस समय तो सोशल इन्फ्लुएंसर भी नहीं था। तो नहीं, तो अब हमें लग रहा था कि चर्म है। शायद नेताओं का काम कुछ आसान हो जाएगा कि इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा काम दे दिया और आप जो है वो दरवाजे दरवाजे नहीं जाएं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ऐसा? पर एक बहुत बड़ी आबादी कुछ ऐसी भी है शहरों में जो अभी कुछ तय नहीं कर पाई है और इन्फ्लुएंस लास्ट मोमेंट पे हो जाते हैं, वो भी एक हिस्सा साउथ होगा। दिल्ली में होगा ऐसा कुछ, साउथ दिल्ली में और साउथ लेकिन मुंबई पूरा में भारत जो है वो कुदाल फावड़ा लेके खड़ा है कि लोकतंत्र का समय और नेता आए तो बताएं। ने कहा कि साउथ दिल्ली या साउथ मुंबई में शायद लोग प्रभावित हो जाए इन्फ्लुएंसर से, लेकिन गांव-गांव में भी तो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, तो वो भी अपनी बातें पहुंचा रहे हैं एक अलग अंदाज में। पर बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोशल मीडिया एक बड़ा हिस्सा जरूर बना इस कैंपेन में, लेकिन जो कन्वेंशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका, उससे नेताओं को तो अभी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। गाँव जगह जगह तो जाना पड़ेगा दरवाजे पे वोट मांगने के लिए। धन्यवाद आप तमाम लोगों का।